वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट के इकाई 6 में शामिल उपन्यास झूठा सच। झूठा सच यशपाल जो कि साम्यवादी उपन्यासकार हैं, उनका ये काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है। यह उपन्यास विभाजन पर आधारित एक राजनीतिक उपन्यास है। ये उपन्यास 2 भागों में विभाजित है, जिसको हम आगे देखेंगे। इस उपन्यास से संबंधित परीक्षा में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे, आपको ये सारे प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। एक भी प्रश्न आपको इस वीडियो से बाहर नहीं देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं झूठा सच उपन्यास। किसी भी उपन्यास को पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उस उपन्यास के जो लेखक है, उनका जन्म कब हुआ है, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में इनसे भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं यशपाल जी का जन्म कहाँ हुआ। यशपाल जी का जो जन्म हुआ वो हुआ 13 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी पंजाब में, और मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1976 ईस्वी में। अब हम देखेंगे लेखक का परिचय। हम लोग देखेंगे यशपाल राजनीतिक और साहित्यिक दोनों ही क्षेत्र में कार्यरत रहे। आधुनिक हिंदी के मुख्य कथाकार हैं ये। इन्होंने प्रेमचंद के यथार्थवादी परंपरा के मार्ग को जारी रखा। ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि प्रेमचंद के यथार्थवादी परंपरा के मार्ग को किसने जारी रखा, तो वो यशपाल ने रखा। इनके उपन्यासों पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनकी रचनाओं में वर्ग विभाजन, त्रस्त समाज और रूढ़िवादी परंपराओं का चित्रण हमें देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे इनके महत्वपूर्ण उपन्यास, जो कि मैंने क्रम वाइज लिखा है, क्योंकि यूजीसी की परीक्षा में यशपाल के उपन्यासों का क्रम कई बार पूछा गया है। तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनका पहला उपन्यास है दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप में, अमित, झूठा सच भाग 1, झूठा सच भाग 2, तेरी मेरी उसकी बात। आगे हम देखेंगे कहानी संग्रह। इनकी कहानी संग्रह ये भी मैंने क्रम में लिखा हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा, क्रम सहित याद कीजिएगा। पहला है पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है। सच बोलने की भूत, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, वे दुनिया, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन, उत्तराधिकार। आगे देखेंगे एक इनके व्यंग संग्रह है, वो है चक्कर क्लब। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि चक्कर क्लब किसकी रचना है, तो ये यशपाल की रचना है। अब इनके परिचय देखेंगे हम लोग, क्योंकि परिचय से काफ़ी प्रश्न आपके देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं परिचय। झूठा सच हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार यशपाल का सर्वोत्कृष्ट और बृहत्काय उपन्यास है। इस महाकाय उपन्यास में विभाजन के समय देश में होने वाले भीषण रक्तपात एवं भीषण अर्थव्यवस्था तथा स्वतंत्रता के उपरांत चारित्रिक स्खलन एवं विविध विडंबनाओं का व्यापक फलक पर चित्रण किया गया है। यह उपन्यास हिंदी साहित्य के सर्वोत्तम उपन्यासों में से एक माना गया है। यशपाल जी जो है वो नई कहानी के दौर में स्त्री के देह और मन के कृत्रिम विभाजन के विरुद्ध एक संपूर्ण स्त्री की जिस छवि पर जोर दिया गया है, उसकी वास्तविक शुरुआत यशपाल जी से ही हम मान सकते हैं। इनकी जो अनेक रचनाएं वो देसी विदेशी भाषाओं में हमें अनुवादित देखने को मिलती है। यशपाल अपनी रचनाओं के माध्यम से धार्मिक ढोंग और समाज की झूठी नैतिकता पर करारी चोट करते हैं। यशपाल जी प्रगतिवादी आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। आगे हम लोग देखेंगे यह उपन्यास 2 भागों में विभाजित है। इसका पहला भाग जो है वतन और देश, जो कि प्रकाशित हुआ था 1958 ईस्वी में। वहीं दूसरा भाग जो है वो है देश का भविष्य 1960 ईस्वी में। तो ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना होगा कि पहला जो भाग है उसका नाम क्या है, वतन और देश। देश जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से देश का भविष्य प्रारंभ होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। और प्रकाशन वर्ष भी। इसके पहले भाग में लाहौर के भोला पांधे की गली के परिवार के बहाने से जन सामान्य के जीवन का चित्रण करते हुए देश के विभाजन एवं उससे उत्पन्न भीषण सांप्रदायिक दंगे आदि का चित्रण करते हुए शरणार्थियों के एक देश छोड़कर दूसरे देश में पलायन की विवशता का चित्रण किया गया है। जब विभाजन होता है देश में, तो किस प्रकार शरणार्थी अपना देश छोड़कर दूसरे देश में पलायन करते हैं, उसका चित्रण हमें इस उपन्यास में देखने को मिलता है। वहीं दूसरे भाग में देश की प्रगति में होने वाले
चूकों, नेताओं के भ्रष्टाचार, क्रांतिशील चेतना के भटकाव, स्वार्थ लिप्सा की ट्रेजेडी में फंसा मध्य वर्ग और इन सब के बावजूद जनता की निर्णायक विजयनी शक्ति का सांकेतिक चित्रण विस्तृत फलक पर किया गया है। झूठा सच उपन्यास यशपाल की समीक्षा और पात्र परिचय। झूठा सच की कहानी 1947 में आज़ादी के वक्त हुए दंगे के ऊपर लिखी गई है। तो आपको ये लाइन याद रखना है कि झूठा सच की कहानी 1947 के आज़ादी के वक्त हुए दंगे के ऊपर लिखी गई है। झूठा सच विभाजन के समय की त्रासदी को बयां करता है। अब हम देखेंगे झूठा सच के महत्वपूर्ण पात्रों को, क्योंकि पात्रों से परीक्षा में कई प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला प्रमुख पात्र है जयदेव पुरी। ये प्रमुख पात्र है, मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जयदेव पुरी जो है वो राम लुभाया का पुत्र भी है। आगे देखेंगे तारा, उपन्यास की मुख्य नारी पात्र है, जयदेव पुरी की बहन है। कथा की केंद्रीय पात्र है, आधुनिक सोच वाली स्त्री है। तीसरी पात्र जो है महत्वपूर्ण वो है कनक, तारा की तरह आधुनिक और प्रगतिशील सोच वाली स्त्री जो कि एक संपन्न परिवार की बेटी है। अतिरिक्त पात्र है पंडित गिरधारी लाल नायर, डॉक्टर प्राणनाथ जो कि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर होते हैं। प्राणनाथ अंत में जाके तारा से विवाह करते हैं। सूद है, शीला है, उर्मिला है, सोमनाथ है और भी अन्य पात्र हैं जैसे असद है, दयाल है, मुन्नी है, भूपी है, सुमन है, शिवानी है, उर्मिला है। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण पात्र हैं। जो उर्मिला रहती है उसको जयदेव पुरी के पिता राम लुभाया पहले ट्यूशन दिया करते थे, परंतु उनका जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो जयदेव पुरी उर्मिला को ट्यूशन देने जाया करता है और जो उर्मिला रहती है उसे जयदेव पुरी ट्यूशन पढ़ाता है। उर्मिला एक तरफा प्रेम करती है जयदेव पुरी से और जयदेव पुरी की ओर आकर्षित होती है। आगे हम देखेंगे झूठा सच उपन्यास की समीक्षा। उपन्यास के प्रमुख पात्र जयदेव पुरी, उनकी पत्नी कनक और बहन तारा है। तारा और जयदेव पुरी का एक परिवार है, दूसरा कनक और जयदेव पुरी का परिवार है। ये जो उपन्यास प्रारंभ होता है, इस उपन्यास आधार वैसे तो दो भाइयों का परिवार है। पहला जो है राम जवाया है और छोटा भाई मास्टर राम लुभाया, लेकिन उपन्यास के केंद्र बिंदु जो है वो मास्टर राम लुभाया के दोनों बच्चे हैं, बेटा जयदेव पुरी, बेटी तारा। पूरा उपन्यास का कथानक इन्हीं के इर्द गिर्द हमें घूमता हुआ दिखाई देता है। विभाजन की त्रासदी से लेकर आज़ादी के बाद तक का सुखद बदलाव इन दोनों के साथ ही हमें इस उपन्यास में महसूस होता है। जयदेव पुरी और तारा भाई बहन होते हुए भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जयदेव देश से प्रेम करने वाला बड़ा ही आदर्शवादी युवक था। वह एमए करके प्रोफेसर बनना चाहता था और वहीं तारा एक मध्यवर्गीय परिवार की साधारण सी लड़की थी, अपने सिद्धांतों पर अड़ी रहने वाली, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने वाली और पढ़ाई से बहुत प्रेम करने वाली। यह कहानी है लाहौर शहर की, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम परिवार एक साथ काफ़ी सुखद तरीके से रहा करते थे। मास्टर जी की बीमारी के दौरान जयदेव पुरी उनकी एक शिष्य को पढ़ाने जाता था जिसका नाम उर्मिला होता है। उर्मिला काफ़ी खुले विचारों वाली लड़की थी। वह जयदेव पुरी की ओर आकर्षित हो जाती है, परंतु जयदेव पुरी उसे बढ़ावा नहीं देता है। तभी उसके जीवन में आगमन होता है कनक का। कुछ समय बाद जयदेव पुरी की ज़िंदगी में आती है कनक। कनक शहर की रहने वाली पढ़ी लिखी लड़की होती है। वह जयदेव पुरी से बहुत प्रेम करती है, उसके सुख दुख में भली भांति शामिल होती है। वो उसके सुख और दुख को काफ़ी अच्छे से समझती है। साथ ही उसके जयदेव पुरी का जो परिवार होता है वो जयदेव पुरी में आए परिवर्तन को भी काफ़ी अच्छे से समझ रहा होता है कि उसके जीवन में ये जो बदलाव आया है वो कनक की कारण आया है। इन दोनों के इर्द गिर्द ही उपन्यास की कहानी आगे बढ़ती हमें नजर आती है और विस्तृत होकर बहुआयामी हो जाती है। भारत में पहले से व्याप्त कुप्रथा जैसे छुआछूत, सांप्रदायिकता आदि को ब्रिटिश साम्राज्य के नीति और मुस्लिम लीग के दो राष्ट्रों के सिद्धांत इसे और हवा दी, जिसने मनुष्य के भीतर की मनुष्यता को मार डाला और उन्हें शैतान बना दिया। जब देश का बंटवारा हो रहा होता है उसी समय जयदेव स्वतंत्रता आंदोलन के चलते जेल चला जाता है और उसके बाद जब वो जेल से वापस आता है तो उसके में काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिलता है। तारा को ये बदलाव काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होता है। वो सोचती है कि भाई ये पहले जैसा नहीं रह गया है। वहीं जो तारा का विवाह सोमराज नामक एक ऐसे युवक से तय कर दिया जाता है जिसके अंदर संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, वो बिल्कुल शिक्षित भी नहीं होता है। जयदेव और तारा दोनों इस शादी के खिलाफ तो पहले होते हैं, परंतु जब जयदेव स्वतंत्रता आंदोलन
से वापस आता है तो वो बिल्कुल इन सब चीज़ों में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाता है और तारा सारी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेती है। वह जानती है कि देश की जो स्थिति है उस स्थिति में वो असद से विवाह नहीं कर सकती। तारा एक मुस्लिम युवक जो असद होता है उससे प्रेम करती है। जयदेव ये बात जानते हुए उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उसकी बहन एक मुस्लिम युवक से प्रेम करती है। तारा अपनी सारी परिस्थितियों को स्वीकार करती है और सोमराज से शादी करने को तैयार हो जाती है। लेकिन सोमराज से विवाह करना उसका सही निर्णय नहीं होता है। शादी की पहली ही रात को सोमराज तारा के साथ गलत व्यवहार करता है। तारा का मन मानो टूट कर बिखर जाता है। अभी वह अपनी परिस्थितियों को स्वीकार ही कर रही थी, तब तक शहर में दंगे फसाद होने लगते हैं। तभी तारा अपनी जान बचाने के लिए भागती है। तब वह दूसरे धर्म के लोगों के हाथ लग जाती है। जिंदगी की अनेक समस्याओं का सामना करते हुए तारा हाफिज जी के घर पहुंचती है, जहां उसको प्यार और सम्मान तो बहुत मिलता है, परंतु कहीं ना कहीं उस पर दबाव बनाया जाता है कि वह उनका धर्म अपना ले। परंतु तारा इस बात को स्वीकार नहीं करती और वहां से निकल आती। तारा अपने जीवन की अनेक समस्याओं से कभी घबराती नहीं है और न ही हार मानती है। आगे हम देखेंगे दंगे, नरसंहार और कत्लेआम को भड़काया जा रहा था इस दंगे फसाद में, जिसमें स्त्री बच्चों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया। हजारों लोग मारे गए, लाखों एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को मजबूर हो गए, या तो भारत या तो पाकिस्तान में विस्थापित हो गए। इन सब स्थितियों का बेहद मार्मिक चित्रण यशपाल जी ने अपने उपन्यास में किया है। जहां देश के विकास उन्नति का यथार्थ चित्रण मिलता है, वहीं जयदेव पुरी भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है। जयदेव पुरी, जो कि उपन्यास के प्रारंभ में काफ़ी आदर्शवादी युवक रहता है, परंतु जब देश का विभाजन होता है तो वह अनेक कठिनाइयों का सामना करता है, जिस कारण उसके अंदर की ईमानदारी मानो समाप्त सी हो जाती है। जयदेव पुरी भी दंगों के कष्ट से कहीं ना कहीं जूझ रहा होता है। उसका परिवार उससे अलग हो जाता है और उसकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि वह एक होटल में वेटर की नौकरी करता है। तभी जयदेव को एक बार कैंपस में उर्मिला मिलती है और वह उर्मिला की ओर आकर्षित होने लगता है। जयदेव के हृदय में अब कनक के लिए प्रेम नहीं बचता है। वह इन परिस्थितियों में उर्मिला को अपना लेता है और उर्मिला के साथ रहने लगता है। उसी समय जयदेव की मुलाकात सूद जी के साथ होती है, जिसको वह पहले से भी जानता था। सूद जी पहले से वकील हैं, असेंबली के मेंबर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, नेताओं में उनकी अच्छी पकड़ है, कांग्रेस के नेताओं में उनकी अच्छी पकड़ है। वह जयदेव की मदद करते हैं। सूद जी की मदद से वह अपने प्रेस का काम करता है। लेकिन धीरे धीरे जयदेव के सारे आदर्शवाद खोखले होने लगते हैं। उसके जो विचार आदर्शवादी थे वह अब बदल गए हैं। ऐसे में जयदेव की ज़िंदगी में कनक वापस आती है तो वह उर्मिला को छोड़कर कनक से विवाह कर लेता है। जयदेव इस कदर बदल चुका था कि जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन तारा सही है तो वह उसे मिलने तक को नहीं जाता है, ना अपने परिवार से कभी मिलता है। कनक, जो जयदेव से बहुत प्रेम किया करती थी, परंतु वह जयदेव के बदलाव को सहन नहीं कर पाती है और कनक जयदेव को छोड़कर चली जाती है। कनक अब अपने जीवन अकेले बिताना चाहती है। उसका साथ देने के लिए उसका मित्र गिल उसके साथ है। आगे देखेंगे वहीं तारा, जो कि एक क्रांतिकारी सोच वाली स्त्री है, जो कि विकास के मार्ग पर चलने में विश्वास रखती है। यशपाल जी ने यह मार्ग दिखाने का प्रयास किया है कि देश का भविष्य देश की जनता के ही हाथ में है, जो कि स्थिति के सदुपयोग कर सही निर्णय ले सकते हैं। जो तारा होती है, तारा जब अपने जीवन में एकदम अकेली होती है, तभी उसके जीवन में आते हैं प्रोफेसर प्राणनाथ। प्रोफेसर प्राणनाथ उसके पारिवारिक मित्र भी होते हैं। वह तारा के जीवन के हर एक पहलू से काफ़ी अच्छे तरीके से परिचित होते हैं और वह तारा को अपना लेते हैं। अब तारा उनके साथ अपना नया जीवन प्रारंभ करती है। इस प्रकार इस उपन्यास के जितने भी पात्र हैं वो विभाजन की त्रासदी से कहीं ना कहीं जूझ रहे होते हैं और अपने जीवन में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं। उपन्यास का दूसरा खंड, जिसमें देश का भविष्य 1947 के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। विभाजन के केंद्र में भारत में व्याप्त सभी धर्म का वास्तविक स्थिति का यथार्थ चित्रण केंद्र में रखकर किया गया है। सांप्रदायिक
चेतना किस प्रकार मानवीय नियति को प्रभावित करती है और सामान्य जन में निहित क्रांतिकारी चेतना को भी जड़ कर देती है और स्वार्थ लिप्तता की ओर मोड़ देती है। मध्य वर्ग किस प्रकार भारत में क्रांतिकारी चेतना से प्रभावित और शोषित होने के बावजूद स्वयं ही वैसे जीवन का चुनाव करते हैं। इस प्रकार इस उपन्यास की जो पृष्ठभूमि है वो काफ़ी मार्मिक है। उपन्यास के प्रथम भाग में सांप्रदायिक दंगे, एक देश से दूसरे देश में जा रहे शरणार्थियों का चित्रण हमें देखने को मिलता है कि इस आज़ादी की लड़ाई में उनको क्या क्या खोना पड़ा। वहीं दूसरे भाग में देश में होने वाले बदलाव का चित्रण, भ्रष्ट नेताओं तथा देश में हुई चुके राजनीतिक उथल पुथल का चित्रण और मध्य वर्गीय जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा उसका हमें मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। आशा करती हूँ कि झूठा सच उपन्यास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने इस वीडियो में आप सबको बता दिया है। बाकी इस उपन्यास से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। थैंक यू।